संकल्प फाउंडेशन के ओर से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज के इस संवाद सारथी वेबिनार सीरीज के 138 वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के वेबिनार को शुरुआत करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में एक 2 मिनट में यहाँ पर बात रखना चाहूँगा। हमारा एनजीओ पिछले 12 सालों से रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा एनवायरमेंट, एजुकेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट, हेल्थ, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में हमारा एनजीओ काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है, गो टू विलेजेस, महात्मा गांधी जी का, और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का शिवा भावे जीव सेवा, इस प्रिंसिपल से हमारा एनजीओ काम करता है। हमारे एनजीओ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप में यहाँ पर शेयर करता हूँ। फिर हम आज के वेबिनार को शुरू। युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विज्ञान। इन कोरोना पैंडेमिक, जब हमारे सारे फिजिकल एक्टिविटी बंद थे, तो हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट से लेके एक्सपर्ट को बुलाया, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, उसके बारे में, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे कि मिलेट्स फार्मिंग, योगिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा उस समय बहुत सारे लोग मोबाइल का स्क्रीन हो, टीवी का स्क्रीन हो, या फिर कंप्यूटर का स्क्रीन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। तो इसी बारे में हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप लिया, हाउ टू हैंडल द स्क्रीन शेयरिंग टाइमिंग। तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट पे हमने वेबिनार रखे। इसके अलावा हमारे महाराष्ट्र के और हमारे सभी के आदर्श, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन सभी के चरित्र के ऊपर भी हमने ऑनलाइन वेबिनार लिया। ये सब चलता रहा, तभी हमारे सारे एनजीओ के साथियों ने, हमारे जो भी डायरेक्टर से, उन्होंने चर्चा शुरू की, हम ऐसा कोई अलग प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या।
तो ये सोचने के बाद हमारे जो मेंटर है भावनाताई विस्पुत है जो नासिक से, उनके मार्गदर्शन से हमने 15 अगस्त 2022 को संवाद सारथी इस वेबिनार सीरीज की शुरुआत की। इसका मकसद यही था कि जो भी डिफरेंटली एबल विकलांग लोग हैं उनके जीवन में उनको हर रोज अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं, तो अपने जीवन में वो कैसे क्या मैनेज कर लेते हैं, अपने खुद में जो कमियां है उसे ढूंढ कर उसके ऊपर कैसे वो अ, अपने आप को दूसरों के लिए और अपने करियर के लिए तैयार कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने एक कोशिश शुरू किया कि हम हर बार, हमारा अनुभव है पिछले 130 वेबिनार्स में, जो भी महानुभाव यहाँ पर आते हैं तो वो जब अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करते हैं तो हमें हर बार नई चीज सुनने के लिए, उनसे सीखने के लिए मिलती है। और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे एनजीओ को ये सारा लोगों से शेयर करने का मौका मिलता है, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। और हर बार जो भी महानुभाव यहाँ पर आते हैं तो वो अपने क्षेत्र में मास्टर ब्लास्टर है, उनसे हर बार एक नई चीज हम सभी को मिलती है, ताकि एक नई दिशा गति हमारे जीवन में, हमारे ही नहीं जो भी ये लोग फेसबुक लाइव देखते या फिर यूट्यूब पे देखते उन सभी को एक नई दिशा मिलती है। ऐसे हमारा अनुभव है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे आज के वक्ता नीरजा मैम, इनका परिचय करने के लिए डॉक्टर अनीता मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ। डॉक्टर अनीता मैम। Thank you, Vishal sir. Good evening, one and all. Sankalpa Foundation Samner organized 138 Pushpa of the web dialogue session Samad Sarthi. Our today's guest is Honorable Respected Dr. Nirja Goyal ma'am. Ma'am, Para International Badminton player. Founder Niraja Devbhumi Charitable Trust, registered Rishikesh and social activities, who had made a mark in the sports and social service sector by overcoming her disability, who is residential of Rishikesh from Uttarakhand state, had the privilege of tying the 138 Pushpa of the web dialogue session Samad Sarthi. Nirja Goyal ma'am, founder Niraja Devbhumi Charitable Trust. Ma'am also actively participate in social service. Ma'am, helping people with disability, education for underprivileged children, and women empowerment sectors. Ma'am, work. Ma'am's hobbies are playing badminton and adventure activities. Ma'am's achievement here is, ma'am, national levels achievements. In December, national and international, Japan, Thailand, badminton. Yes. yes ma'am. नेशनल लिस्ट में बताती हूँ मैं. ब्रांज मेडल इन बैडमिंटन इन पैरा ओलंपिक फेडरेशन इन इंडिया एट जयपुर December 2017. Bronze medal single in National Para Badminton Championship at Varanasi March 2018. 2 bronze medals single and double in National Para Badminton Championship in Uttarakhand March 2019. 2 silver medal single and double in National Para Badminton Championship at Bhubaneswar December 2021. 3 bronze medal single double and mix in National Para Badminton Championship at Lucknow March 2023. State levels bronze medal single in badminton and silver medal in Khelo Mahakumbh in Uttarakhand February 2018. Gold medal in single in badminton State Para Badminton Championship in
Uttarakhand, March 2019. Bronze medal in javelin throw in Khelo Mahakumbh at Uttarakhand, February 2019. 2 gold medal double and mix in badminton at Khel Mahakumbh at Uttarakhand, February 2022. 3 gold medal single double and mix in badminton at State Para Badminton Championship in Uttarakhand, March 2023. Other achievements here is ma'am participated in Haley Das BWF Para Badminton World Championship November 2022, Tokyo and Japan. Participated ma'am in International Para Badminton Championship September 2019, Bangkok and Thailand. Ma'am achieved gold medal in Para Olympic 5 km organized by the Tokyo Society 2022 and 2023. Gold medal in Para Marathon 10 km organized by Uttarakhand Police December 2018. Ma'am also participated in dance and music group and solo organized by the Canara. Also appointed as a member of Anti-Corruption and Crime Control Force in Rishikesh, July 2018. Appointed as a General Secretary in International Human Rights and Crime Control Organization in Devbhoomi District in July 2019. Also appointed as a brand ambassador of Beti Bachao Beti Padhao in 2019. Ma'am's award here is appreciated award by the Lions Club Rishikesh Royal for badminton to 2nd April 2018. Appreciation award by Namami Gange for Swachh Bharat Abhiyan December 2018. Appreciation award by Ganga Abhiyan, Swachh Ganga Abhiyan for Swachh Bharat Abhiyan 2019 and 2018 and 2022. Ma'am also participated and awarded in the wheelchair fashion walk event organized by the World Book of Talent Record. Ma'am also awarded by State Biggest Woman Empowerment Award, Telu Rotary Award in 2000. Telu Rotary Award in 2019. Others awards, ma'am, here is Divyanga Ratna Award, Merit Youth Achievement Award, National Excellent Award Delhi, God Gifted Ratna Award Delhi, Rishikesh Gaurav Sanman Award 2022, Divyanga Seva Sanman 2022, Delhi God Gifted Award 2022, and so many awards ma'am have. Also awarded with Himalaya Ratna Award by Udan organization in occasion of International Women's Day in 2019. Nari Shakti Ratna Award by the International Association of Lions Club 2019. Ma'am also awarded National Excellence Award 2019 for International Human Rights and Crime Control Organization. And ma'am also awarded Divyanga Sanman Award given by Uttarakhand State Government for badminton in the 3rd December occasion of World Handicap Day in 2020. Then our honorable guest, Dr. Neeraja Goyal ma'am, will communicate with on inspiration for persons with disability on this topic. So let us participate in Sankalpa Foundation Samvad Sarthi
effective communication, and get the energy to overcome and move forward. Over to Vishal sir. Thank you. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर अनीता मैम। भावनाताई नमस्कार एंड वेलकम। मैं डॉक्टर नीरजा मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना जीवन की जो भी स्ट्रगल है हमसे शेयर करे, ताकि हमें और जो भी यहाँ पर सुन रहे उन सभी को प्रेरणा मिले। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैम। प्लीज स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। सर, जैसे कि अभी मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज आपके साथ संकल्प फाउंडेशन का सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज आप सबसे मैं अपनी बात शेयर करूंगी और मैम जो भी जस्ट एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा माइक एडजस्ट कीजिए, वॉल्यूम लो आ रहा है थोड़ा सा। अगर मतलब के साथ अपनी जर्नी शेयर करने का मैं इसके लिए अपने आप को लकी समझती हूँ कि मेरे से अगर कोई भी जो डिसेबिलिटी पर्सन है वो इंस्पायर हो, अगर आगे कुछ कर सके, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझूंगी। तो आप सबके बीच में आज मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं सबसे पहले संकल्प फाउंडेशन और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को ये अवसर आपके साथ आज मिल रहा है। और अशोक सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इसके लिए रिकमेंड किया। तो अब जैसे अभी मैम मेरा परिचय, सर आप मेरे को सुन सक रहे हैं? यस मैम, यू कैन हाँ कंटिन्यू। तो या हाँ जी। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको अपना, जैसे जब जन्म हुआ मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई, जब से लेके आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स रही। तो मैं 8 मंथ की थी जब मेरे को अचानक ही मतलब डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पैरालाइज, मतलब उन्होंने इंजेक्शन लगाया पोलियो का जो होता है, उसकी वजह से मेरी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई थी जब मैं 8 मंथ की थी। तो मेरे को उस समय को ये सब मम्मी बहुत ज्यादा निराश हो गए मेरे फादर की, मतलब बच्चे को क्या हो गया है कि हाफ बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई, हमने तो इंजेक्शन लगाया, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं पता था। और फिर मेरा इलाज चला और धीरे धीरे मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, तो मेरे फादर बहुत ज्यादा ओवर ड्रिंक करते थे। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे फादर मतलब ड्रिंक कर रहे हैं तो आगे चल के मेरे लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो एक बच्चे की तरह थी और मेरी मदर मेरी केयर करती थी। मेरे 3 भाई बहन थे, एक भाई और 2 सिस्टर। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मेरा दिख रहा था कि मेरे घर में काफी मतलब प्रॉब्लम्स रहती है ड्रिंक की वजह से। मेरे फादर काफी मतलब हर टाइम हाइपर रहते थे, घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी। और उसी माहौल में मैं बड़ी हो रही थी। तो ऐसे करते करते मेरा इलाज चला और मुझे पता चला जब मैं थोड़ा बड़ी हुई 5-6 साल की कि मैं बिल्कुल चल नहीं सकती। जब थोड़ा सा मुझे होश आने लगा कि मैं नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हूँ और मैं मतलब आज मुझे ये प्रॉब्लम हुई है कि मैं जैसे सब बच्चे खेलते हैं मैं नहीं खेल सकती। तो मेरे को कहीं ना कहीं मैं अपने आप में रोती थी और मतलब परेशान होती थी। लेकिन फिर मेरी मम्मी मुझे उस चीज के लिए संभालते थे और मैं यही देखती थी कि मेरे फादर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, उनकी ड्रिंक बढ़ती जा रही थी। ये सब चीज भी माहौल में मुझे जब मैं बड़ी हो रही तो ये सब चीज देखती थी, तो मैं कहीं ना कहीं काफी मतलब निराश हो जाती थी कि सब बच्चों की जैसी मेरी लाइफ नहीं है, मेरे फादर मुझे प्यार नहीं करते हैं, हमें उतना फैमिली की केयर नहीं मिल रही है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने देखा कि कुछ टाइम ऐसा आया कि मेरे मम्मी पापा में काफी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और काफी मतलब बात बढ़ गई। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मम्मी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, मैं 11 साल की थी, कि बेटा आप एक चीज बताओ कि मैं मतलब मेरी मम्मी बहुत हाई फैमिली से बिलोंग करती थी और हम यहाँ से भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी फादर की ड्रिंक की वजह से सारी चीजें फॉल होती चली गई। तो मेरी मम्मी ने बस मेरे से क्वेश्चन किया कि बेटा आप बताओ कि आप नाना जी के घर रहना चाहते हो कि आप हमारे साथ यहाँ पे ही रहना चाहते हो, लेकिन इसमें आपको
मैं अगर मतलब वहाँ मेहनत करूंगी तो आपको बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। पापा ने सब चीज ड्रिंक में खत्म कर दी थी। एक टाइप से सिर्फ हमारे पास एक शॉप थी। और ये सारी चीजें मैंने मम्मी को एक ही बात कही, नहीं मम्मी, हम आपके साथ रहेंगे और हमें यहीं रहना है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं आपके साथ करेंगे। क्योंकि मेरे फादर उसी समय ज्यादा ड्रिंक की वजह से एक्सपायर भी हो गए थे। तो मेरे को ये था कि मम्मी कह रही थी कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैंने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम किसी से कुछ भी नहीं लेंगे मदद, हम अपने आप मेहनत करेंगे। आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है, आ रही है। तो हम कंटिन्यू, और इसी तरह मैं, मेरे फादर एक्सपायर हो गए और मेरी मम्मी की तबीयत काफी खराब चलने लगी। तो मैंने मम्मी से एक ही बात कही कि नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं करूंगी, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी। और मैं सुबेरे 11, मतलब मैंने 11 साल की एज में सुबेरे 5 बजे या 6 बजे उठ के मैं सारे घर का काम करना। और दुकान हमने 15,000 रुपए से हमने दुकान एक स्टार्ट की थी, शॉप बर्तनों की। और हम लोग उसी में जाते थे 7 बजे, पूरे 7 बजे से पहले पहले मैं पूरे घर का काम निपटा के और मम्मी के साथ दुकान पे जाती थी। और मैं मम्मी से काम नहीं कराती थी कि मेरी मम्मी काम करेगी तो मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो जिससे मेरी मम्मी तो कम से कम मेरे लिए है। तो ये सारी चीजें मैं देख रही थी और मेहनत कर रहे थे हम लोग। और मेरे छोटे भाई बहन मेरा उसमें पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारा जब बिजनेस चलता था तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें हमारे सामने आती थी कि एक टाइम का, मतलब अगर हम सुबह से दुकान खोल के बैठे हैं तो एक टाइम का खर्चा भी नहीं निकलता था, कि मतलब हम 1 किलो आटा भी लेकर आ जाएं। तो मेरी मम्मी भी कई बार निराश होती थी, लेकिन मैं मम्मी को कहती थी, मम्मी आप हिम्मत मत हारो, आज नहीं होगा तो हम लोग कल होगा, और हम लोग इसी में जिएंगे और मेहनत करेंगे, जरूर हमारा हम सफल होंगे। आप बस हिम्मत रखो, मम्मी को मैं कहती थी। तो मम्मी कहती थी, बेटा तुम मेरा साथ दोगे सब लोग तो मैं हिम्मत रखूंगी, नहीं तो मैं निराश हो रही हूँ कि मैं कैसे आगे करूंगी। तो हम लोग मम्मी को ऐसे ही बोलते थे। और धीरे धीरे ऐसे करते करते हम लोगों का, मेरे पापा एक्सपायर हो ही चुके थे। हम, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी और मम्मी के ऊपर आ गई थी, मैं घर की बड़ी थी। तो हम लोग धीरे धीरे हमारा काम और बिजनेस, जब हम मेहनत करते थे तो कई बार हमारे पास एक टाइम का खाना नहीं है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते थे और आगे हमारा बिजनेस धीरे धीरे ठीक होने लगा। हमने बहुत स्ट्रगल किया। तो मैं ऐसे माहौल में, मतलब 14 से 15 साल मुझे हो गए। और जब मैं, मतलब धीरे सब चीज ठीक ठाक से होने लगी, लगा कि अब हम बहुत अच्छी, मतलब ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं सब लोग, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं घर में काम कर रही थी और मेरा पैर स्लिप कर गया। पोलियो तो था ही, लेकिन मैं घुटने पे हाथ रख के चलती थी। अब घुटने पे हाथ रखने की वजह से, मतलब मैं कोई भी काम पूरा प्रॉपर नहीं कर पाती थी। तो वो अचानक ही मैं कुछ काम कर रही थी और मेरा पैर स्लिप करा और मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। और मुझे उस समय पता नहीं चला और मेरी नस कहीं से दब गई। तो मैं 1.5 2 साल बेड पे रही पूरा। हर डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई, वो कुछ नहीं पकड़ पा रहे थे। और मेरा धीरे धीरे जो मैं चल फिर पाती थी, वो मेरा चलना फिरना बिल्कुल, मतलब बंद हो गया। और मेरी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन आ गया। और मतलब ऐसा हो गया था कि मैं सोचती थी कि मेरे को अब सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी जीने का रीजन नहीं है। धीरे धीरे हमारा जो बिजनेस था, जो अच्छा हुआ था, क्योंकि मेरी ही जिम्मेदारी थी, बिजनेस हमारा पूरा का पूरा वापस वैसे ही हो गया था जैसे पहले था, कि कुछ भी हमारे घर में खर्चा नहीं रह गया था। डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे, फिजियोथेरेपी के पैसे नहीं थे। और ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही थी, मेरे भाई बहन बड़े हो रहे थे, उनकी शादी भी करनी थी। तो मैं ये सोच रही कि मेरा जीने का फायदा क्या है, कि जब मैं मोशन हो गया, सारा टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे मेरे को करा रहे हैं छोटे छोटे से भाई बहन। तो मैं बहुत रोती थी और रोते रोते कई बार मैंने सुसाइड की कोशिश की। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब, जैसे आज आप लोग जो भी मेरे को सुन रहे हैं, तो मैंने कहीं ऐसे एक पेपर में किसी का बच्चे का पोस्ट देखा कि वो बच्चा पेपर बेच रहा है।
मतलब उसे पोलियो है। वो पेपर मैंने अपने पलंग के पास ही उसे हम रखा और उससे मैंने एक हिम्मत ली और मैंने सोचा कि हाँ मुझे कुछ करना है, मतलब मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना कि मुझे सोसाइटी या ऐसा कुछ भी ऑप्शन मैं लूं। और मैंने भगवान का नाम लेना चालू करा और मैंने बोला कि भगवान मुझे कोई रास्ता दो। और यही हुआ कि मुझे मतलब मेरा कहीं से कोई कैंप लगा। कैंप के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे पास ही एक हॉस्पिटल है जिसमें एक डॉक्टर बैठते हैं। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला, जिस ट्रीटमेंट से मेरा धीरे धीरे मेरा बॉडी का जो पेन था, जो मेरे को कोई डॉक्टर के नहीं ले जा पा रहा है, मैं टॉयलेट बाथरूम नहीं कर पा रही हूँ, 15-15 दिन मैं नहा नहीं सकती हूँ, मैं बेड पे ही रहती थी, मेरी कंघी भी लोग कर रहे हैं, मुझे कपड़े भी मेरे घर वाले पहना रहे हैं, मैं कुछ नहीं अपना काम कर सकती थी। उस ट्रीटमेंट के बाद से धीरे धीरे मेरा मतलब पेन खत्म हुआ और मैं इतना हो गई कि मैं व्हील चेयर यूज करके अपना काम कर सकूं। तो मैंने उसी समय एक बात सोची कि अब मुझे अपने घर के लिए कुछ करना है, दुकान में जाना है, मेरे को वापस से अपनी दुकान करनी है कि मेरे भाई बहनों के लिए मेरे को अपनी बहन की मैरिज करानी है, बहुत कुछ करना है, अपने घर को वापस से ठीक करना है। मैंने फिर हिम्मत अपनी बनाई और उसमें साथ में मैं अपने भगवान को हमेशा याद रखती थी, भगवान को कभी नहीं पीछे मतलब वो करती थी। लेकिन जब मेरे सामने सब लोग व्हील चेयर लेकर आए तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक्सेप्ट करनी बहुत बड़ी वो हो गई थी कि मुझे व्हील चेयर नहीं यूज करनी है, नहीं मेरे को व्हील चेयर नहीं यूज करनी। मैं ऐसे रोने लगी थी। लेकिन फिर मुझे अपने घर वाले दिखे और मैंने व्हील चेयर यूज करना चालू करा और वापस से मैं शॉप पे बैठने लगी और मैंने शॉप देखना स्टार्ट किया। फिर मेरी बहन की मैरिज की बात आई कि उनकी मैरिज होनी है। तो कई ऐसे सामाजिक लोग थे, आज हमारी दिव्यांगता को लोग एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं क्योंकि दिव्यांगों ने बहुत कुछ किया। उस समय जब बात आई तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि जब रिश्ता देखने आ रहे हैं तो आप सामने नहीं होंगे। तो मेरे को ये बात जब पता चली तो वो फोन पे ही मेरे से डायरेक्ट बोले, क्योंकि मैं ही सब घर में बातचीत करती थी। तो बोले आप अपने मदर को भेज देना, सिस्टर को भेजना, लेकिन आप सामने मत आना। तो मेरे आंसू निकले, मैंने कुछ बोला नहीं। मेरी सिस्टर ने पूछ लिया मुझसे, वो पहचान गई और उसने मुझे समझाया कि दीदी आप चिंता मत करो, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी जहाँ मेरी बहन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसने तुरंत वो फोन लिया और मेरी जो रिलेटिव थे उन्हें मना किया कि मैं इस तरह का रिश्ता नहीं करूंगी जहाँ जिनकी सोच ऐसी है मेरी बहन के प्रति, जिसने मुझे पाला है। तो मेरी एक हिम्मत बढ़ी कि मेरे भाई बहन मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हमने उसकी मैरिज कराई, अच्छा रिश्ता देखा, अच्छे घर उसकी मैरिज। भाई बहनों के लिए सोचती हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचती थी ना, मेरे को कोई कहीं जाने में इंटरेस्ट आता था, बाहर शर्म आती थी, कहीं बाहर आती जाती थी तो बहुत शर्म करती थी। तो बस यही घर में ही और दुकान के अंदर ही मैं कैद हो गई थी। तो मैं ये सोचती थी कि मैं क्या करूं, मतलब मेरी लाइफ क्या है, मेरे को आगे मेरा मोटिव क्या है जो मुझे कुछ करना है। तो मुझे ध्यान है कि मैंने मेरे घर पे एक फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर आते थे जिन्हें मैं भैया कहती थी। वो आए, उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया कि जिसमें कि हम सब दिव्यांग व्यक्ति मतलब 5 7 8 लोग मिले और हम लोगों ने बातचीत की। तो मैं सबको देखा, मुझे लगा कि वो भैया ऐसे हैं, ये उनको मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ और लोग हैं और वो उसके बाद भी अच्छे कपड़े पहनना, समाज में अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, शर्म नहीं करते। अगर दिव्यांग हो गई मैं तो मैं क्यों इतना शर्म करती हूँ। मैं बैठती भी थी तो दुकान में पैर छुपा के बैठती थी काउंटर पे कि मुझे कोई देखेगा, फिर मुझे बेचारा बोलेगा, ये है वो है, तो मैं ऐसे चुपचाप बैठती थी। लेकिन मैंने जब उन सबसे मिली तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं तो कर रही हूँ और आगे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ और अपने लिए कुछ करती हूँ। तो वही दिन था जब मैं ग्रुप में मिलना जुलना सबसे चालू हुई। तो 2 3 मंथ के अंदर मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आई
और मैंने सबसे बातचीत चालू करी। सबसे पहले मेरा जो फ्रेंड सर्कल नहीं था, मैंने फ्रेंड सर्कल बनाया, और जो लोग मुझे इंस्पायर कर रहे थे, मैंने छोड़ के अब लोगों को इंस्पायर करना चालू करा। मैं फोन पे जो लोग मेरी तरह छुप के बैठते थे उन्हें समझाना चालू करा, और बहुत सारी चीजें करी। फिर मेरा मन करा कि मुझे गिटार सीखना है, कि हमारे पीछे क्लासेस होती थी हमारे घर के पीछे वाले में। तो वहाँ बहुत सारे बॉयज आते थे। पहले मैं शर्म करती थी कि मैं सबके बीच में जाऊंगी तो वो मुझे बोलेंगे कि ये लड़की व्हीलचेयर पे और इसे गिटार और गाने की लग रही है, तो मजाक बनाएंगे। लेकिन जब मैं ग्रुप से मिली तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। तो मैंने सबसे पहले मैंने गिटार सीखा, और वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब मैंने 500 से 700 लोगों के बीच में गिटार प्ले करा और मेले में जाके और गाना सॉन्ग गाया। वो मेरा सबसे पहला अचीवमेंट, और जिसमें मैं बहुत ज्यादा अपने आप को खुश समझ रही थी। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही आगे बढ़ी, और आगे मैंने स्विमिंग स्टार्ट की। मेरे एक भैया थे जो उनको मतलब पैर की प्रॉब्लम थी, वो स्विमिंग करते थे, तो बोले निर्जा आप चलोगे? मैंने कहा हाँ भैया। और मैंने सिर्फ वीक में 1 बार जाती थी, और मैंने मतलब अ, 8 बार मैंने की 2 मंथ के अंदर, और 8 बार के अंदर मैंने फ्लोटिंग कर दी। फ्लोटिंग स्विमिंग मेरी पूरे अमेरिका में मेरी वीडियो गई, जिसके लिए मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया। ये मेरा सारा 2015-14 में धीरे धीरे छोटा छोटा सा अचीवमेंट था, जो मुझे बहुत ही खुशी देता था। मैं लोगों से मिलती थी, ग्रुप बनाया मैंने और बड़ा ग्रुप किया। फिर मैं दिव्यांग लोगों को बताने लगी कि आप ये सब चीजें कर सकते हो, आप ये कर रहे हो। फिर धीरे से मुझे पता चला कि हम जो हैंडीकैप लोग हैं, वो हमारी गाड़ी, अगर मेरे पास गाड़ी थी कि मैं उसमें अगर सिस्टम लग जाए तो मैं गाड़ी चला सकती हूँ। मैंने 2 मिनट भी नहीं लगाया, मुझे जैसे ही पता चला मैंने जयपुर फोन किया और कहा "आप मेरी गाड़ी में सिस्टम लगा दीजिए, मैं गाड़ी भी ड्राइव करना चाहती हूँ, 4 व्हीलर"। और मैंने मतलब मेरी सिस्टर मुझे पहले ले जाया करती थी, और मैंने 15 दिन के अंदर अंदर गाड़ी ड्राइव करना सीख लिया, और मैं ऑन रोड उतार के गाड़ी 15 दिन के अंदर ले आई। तो मैं धीरे धीरे ऐसे बढ़ रही थी, और मुझे कुछ और करना था। मुझे बहुत सारी चीजें करने का शौक था। ऐसा लग रहा था, मैं जब से मैंने गाड़ी सीखी थी तो मुझे लग रहा था कि भगवान जी ने मेरे पैर लौटा दिए हैं। मुझे एक पैर मिल गया है कि मैं उड़ सकती हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मतलब मैं हर चीज करना चाहती थी। तो ऐसे ही हमारे ग्रुप की मीटिंग हुई, और ग्रुप की मीटिंग में हमारे को पैरा गेमों के बारे में पता चला कि मैं मतलब वहाँ पे बैडमिंटन खेल सकती हूँ। मैं बच्चों को बचपन से खेलते देखती थी। तो मैंने सोच लिया कि मैं जैसे ही कैंप से बाहर आई, तो मैंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि मैं आज और अभी से मिनट भी नहीं लगाऊंगी। घर जाते ही रैकेट लिया मैंने, और जैसे जैसे सर ने बताई थी वॉल पे प्रैक्टिस करनी है, मैंने वॉल पे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी शटल से। तो मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आई कि मैं वॉल पे बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, शटल नीचे गिर रही है, फिर मुझे उठाना पड़ रहा है। मतलब 20-25 मिनट के अंदर मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि जैसे मैंने 7-8 घंटे मेहनत की हो। लेकिन मैं करती थी, तो सारे मेरे ग्रुप वाले मेरे को बोलने लगे यार तू पागल है, कोई ऐसे बैडमिंटन प्लेयर बनता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे जैसे बताया मैं वैसे करूंगी, मेरी इच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। मैं रोड साइड खेलने लगी। छोटे छोटे बच्चों से मैंने बोला कि बेटा आप मेरे साथ खेलो, बड़े लोगों को बोला। लेकिन मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता था। 2 मिनट खेलता था वो चला जाता था, क्योंकि मुझे कुछ स्केल नहीं पता था, कुछ पता नहीं, और मेरी व्हीलचेयर के साथ मुझे कैसे करना है। तो सब मेरे साथ चले जाते थे, कोई खेलना नहीं चाहता था। फिर मैंने छोटे बच्चों को, जो 15 साल 14 साल के बच्चे थे, उन्हें कहती थी कि मैं आपको 10 रुपए दूंगी, 15 रुपए दूंगी, टॉफी दूंगी, बिस्कुट दूंगी, और आप मेरे साथ बेटा खेला करो। तो वो आधा एक घंटा मेरे साथ खेलते थे। फिर मुझे पता चला कि मेरे स्टेट गेम होने वाले हैं। अब स्टेट गेम होने वाले हैं, तो अब मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था, लेकिन मेरे अंदर बहुत खुशी आ रही थी कि हाँ मेरे गेम होने वाले हैं, और आज मैं फर्स्ट बार अब मतलब अपने स्टेट में खेलूंगी, राज्य में खेलूंगी। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था खेलना कैसे, लेकिन वही चीज मेरे लिए खुशी थी। और मैं स्टेट पे गई, और मेरा मेडल नहीं आया। ये 2017 की या 18 की, 17 की बात, मेरा मेडल नहीं आया। लेकिन मैं उस समय निराश नहीं हुई।
बस मुझे लगा मैं खेल के आई हूँ, और मैं वैसे ही आके फिर बच्चों के साथ प्रैक्टिस करना और ये सब करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा नेशनल पे सिलेक्शन हो रहा है। अगर मैंने अच्छा खेल लिया, उसके ट्रायल होंगे, तो अब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, पक्का करना है। और मैं सारे स्कूल कॉलेजेस हर जगह गई। मुझे सबने जवाब दे दिया कि हम आपको नहीं खिला सकते। कोई कह रहा है हमारा मैट खराब हो जाएगा, कोई कह रहा है हमारे साथ, हम आपके साथ खेलेंगे कैसे, हमें आपके बारे में ही नहीं पता है व्हील चेयर पे कैसे खेला जाता है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, बस मुझे खेलना है। मेरे अंदर थी, मैं कोई स्कूल कॉलेज नहीं, रोज जाती थी। दिन में 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मैं जाके वहां पे मतलब लोगों से बात करती थी कि मुझे कहीं से कोई रास्ता मिले। तब हमारा जो ऋषिकेश का स्कूल है, भरत मंदिर, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आपको नॉर्मल बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उन बच्चों के साथ आप खेलोगे। और अगर मतलब देख लो आप, 1 घंटा हम आपको देंगे, और आपको बैडमिंटन कोर्ट भी पूरा नहीं मिलेगा, साइड गैलरी में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कोर्ट पे सिर्फ 10-15 मिनट मुझे कभी मिलते थे। तो मैंने कहा सर मेरा नेशनल गेम आ रहा है, मैं आप कहेंगे मैं जो कहेंगे वैसे करूंगी, बस आप मुझे प्रैक्टिस कराने के लिए हाँ कर दीजिए, जैसे बोलेंगे वैसे करूंगी। उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराई, मैं साइड गैलरी में खेलती थी। 5 मिनट मुझे मुश्किल से या 10 मिनट बैडमिंटन कोर्ट पे मिलते थे, और सब बच्चे मेरे सामने खेलते थे। लेकिन मैं निराश नहीं होती थी, मुझे कुछ भी मिल रहा है, प्रैक्टिस करने को मिल रही है। और मैं 15 दिन के अंदर नेशनल पे मेडल लेकर आई, जो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट फर्स्ट बार स्टार्ट हुआ बैडमिंटन में। और मैं बनारस गई और मेरा मेडल आया। फिर मैं रुकी नहीं, फिर मैंने एक बात सोची जब मेरा मेडल आया वहां से, कि अब मुझे, जैसे मैं हूँ दिव्यांग और मेरे को इतनी सारी कठिनाइयों का हर चीज के लिए सामना करना पड़ा। कहीं जाते हैं तो रैंप नहीं है, कि रैंप के लिए हम लोगों को व्हीलचेयर लोगों से उठवानी पड़ती है। गंगा जी जाना है, हमारे पास ही त्रिवेणी घाट है गंगा जी, दर्शन करने जाना है तो हमें व्हीलचेयर उठवानी है। किसी के ऑफिस जाना है तो व्हीलचेयर उठवा रहे हैं। समाज कल्याण में रैंप नहीं है। तो मैंने एक नया मोटिव अपने साथ जोड़ा, और मैंने दिव्यांगों के लिए काम करना स्टार्ट किया। और मैंने कहा कि मेरे को तो सब लोग उठाते हैं, लेकिन जो लोग, कई लोग शर्म करते हैं, उन लोगों का क्या। तो मैंने ऑफिसरों से बात की, उसमें काफी हमारे साथ उन्होंने मतलब इस चीज को वो करा कि नहीं हो सकता, यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग बनी है, इसमें कोई वो नहीं है। उनसे काफी बातचीत करने के बाद उन्होंने आपके इनकम टैक्स ऑफिस, सेल टैक्स ऑफिस, समाज कल्याण, त्रिवेणी घाट, मैरिन ड्राइव और भी अदर जगहों में उन्होंने रैंप की फैसिलिटी मेरे लेटर पे करवाई। उन्होंने मेरी बातें सुनना स्टार्ट किया, सरकार ने मेरी बातें, गवर्नमेंट ऑफिस वालों ने मेरी बातें सुनना स्टार्ट किया। जब मैंने समाज में आगे बढ़ी, मेरी हिम्मत बढ़ती चली गई कि अगर हम अपने आप को दिव्यांग न समझे और जो भी प्रॉब्लम आती है लोगों के सामने बातचीत करें, तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपने आप में ही अंदर से घुट के बैठ जाते हैं कि हम बीमार हो गए, हमारे साथ ये हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें कुछ नहीं सोचना है। बहुत लोग हमें बुरे भी मिलेंगे, बहुत लोग अच्छे भी मिलेंगे। तो ऐसे ही मुझे अच्छे बुरे लोग मिलते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे, और मैंने दिव्यांगों के लिए अपने मन में काम करा। उन्हें अपनी गाड़ी देती थी, उन्हें ड्राइविंग सिखवाती थी। जो मेरी गाड़ी थी उस पे मैं कहती थी आप लोग देखो चला के, आपको हिम्मत आएगी। फिर वो लोग मेरी गाड़ी पे प्रैक्टिस करते थे और फिर खुद गाड़ी खरीद के लाते थे। जबकि मेरे टाइम पे मुझे किसी ने भी गाड़ी की सपोर्ट नहीं की थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे साथ के जो भाई बहन हैं वो आगे बढ़े, तो मैं उन्हें सपोर्ट करती थी। और कहीं ना कहीं सबका मेरे को आशीर्वाद लगा, मैं इसी तरह आगे बढ़ती चली गई। फिर मेरा 2019 में मेरे मेडल आए, 20 में मेडल आए। और मुझे स्पर्श गंगा, जैसे अभी मैम परिचय दे रही थी, मुझे स्पर्श गंगा में उसमें मेरे को मेंबर बना दिया, और भी संस्थाओं ने मुझे अपने साथ जोड़ा। और धीरे धीरे मैं इस तरह से कंटिन्यू काम करने लगी, गेम भी खेलती थी, घर को भी संभालती थी, पूरा दिन शॉप पे भी देती थी, और समाज के लिए भी मेरे से जितना होता था मैं करती थी। और उसमें साथ साथ मुझे समाज का भी सपोर्ट मिल रहा था। मतलब वो रिस्पेक्ट करने लगे थे, जो लोग मुझे बेचारी और दया की भावना से, ये बेचारी बोझ है, ये कुछ कर नहीं सकती है, जो फैमिली वाले मुझे कहते थे आप कोने में बैठ जाओ, आप सामने मत आना, कोई कहता था आपकी व्हीलचेयर से हमारा फर्ज खराब हो जाएगा,
हमारा नया घर बना है, अगर आप घर में आएंगे तो किसी ने मेरी सिस्टर से कहा कि वो आएगी तो शायद हमारा फर्ज खराब हो जाए। तो इस तरह की बातें भी मैंने फेस की, इस तरह के भी स्ट्रगल मैंने फेस किए कि समाज मुझे कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करता था, और आज वो समाज ही मेरे को अपने यहाँ बुलाने के लिए सौ सौ बार रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए, और आप हमारे बच्चों से बात करिए, आप हमारे से मतलब फोटो खिंचवाइए। सब फैमिली वाले मेरे साथ आके फोटो खिंचाना चाहते हैं, खड़े होते हैं, उन्हें आज मेरे साथ रिस्पेक्ट लगती है। ये मैं अपने आप पे ईगो नहीं करती, ये एक प्राउड है, क्योंकि मैं और लोग जो दिव्यांग लोग हैं मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमें खुद बाहर आना पड़ेगा, हमें कोई बाहर नहीं लाएगा। जितना हम पीछे होते जाएंगे समाज हमें उतना पीछे धक्का मारेगा, इसलिए आपको खुद बाहर आना है और खुद अपनी मेहनत करनी है। तो मैं इस तरीके से मतलब अपना काम कंटिन्यू करती रही। फिर मुझे ध्यान है कि मैंने एक मेरे मन में था कि मैं एक छोटा सा काम करूं, कि मैं जो भूखे लोग रात को गंगा जी पे सोते थे हमारे यहाँ त्रिवेणी घाट पे, तो मैं उन लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करूं, मेरी इच्छा थी। तो मेरी ये इच्छा बहुत ज्यादा थी, तो मैं हर फ्राइडे अपने घर से मतलब मैंने करा कि बाहर से सब्जी बनवाई और खुद 50 से 60 रोटी बनवाई, और अपने साथ दो चार मोहल्ले वालों को जोड़ के 5-10 रोटी आप दीजिए, 5-10 रोटी, 5-10 रोटी करके मैंने ऐसे करके चालू करा। और मैंने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, हर फ्राइडे मैं जाती थी और जो गरीब लोग रात को सोते थे उनको खाना खिला के मैं और मेरी छोटी बहन नूपुर गोयल, जो मेरा बिल्कुल, कोई कहता है लेफ्ट हैंड, कोई कहता है राइट हैंड, वो मेरी छाया बन के और मेरे साथ खड़ी रही, मेरी स्तंभ जिसे कह सकती हूँ। उसने मेरे बन के वो हर चीज में मुझे सपोर्ट की। और वो और मैं अपने घर में रोटी बनाते, हम दोनों रोटी बनाते थे, फिर कुछ अपने आसपास के लोगों को हमने साथ जोड़ा और हम दोनों बहनें जाके रोटी डिस्ट्रीब्यूट करके त्रिवेणी घाट आती। फिर हमारा कंटिन्यू ऐसे चलता चला गया, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, समाज हमारे साथ आया जब देखा कि बच्चे ये काम करते हैं। तो मैं गेम भी खेल रही थी, मैं फूड डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही थी, अपनी शॉप भी चला रही थी और अदर अचीवमेंट भी करती थी। और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन होते थे उनके साथ फोन पे उनके साथ काउंसलिंग करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनके आधार कार्ड, उनके जो ये गाड़ी का लाइसेंस होता है, ये सब चीजें बनाना, फाइट करती थी गवर्नमेंट से हर टाइम हर चीज के लिए कि आप कैसे ये चीजें हमें नहीं दोगे। बहुत सारी मेरा इसमें स्ट्रगल आया, अगर मैं बात करूं तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल आए, जिसमें मेरे ब्रदर को फिट्स भी पड़ते हैं, और मेरे ब्रदर्स को किसी टाइम भी मेरे फिट्स आ जाते हैं। मेरा एक ही ब्रदर है, वो शॉप पे रहता है, मुझे वो भी अचानक जब मैं जाती हूँ मुझे कभी पता चलता है मेरे ब्रदर को फिट्स आए, तो मैं सॉफ्ट हो जाती हूँ। तो वो मुझे वो भी चीजें सहन करनी है, मेरी मदर बेड पे है, मुझे वो चीज भी फेस करनी है। अब तो फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो गई, लेकिन मैंने सपने हमेशा से देखे। मैं बचपन से, जब मेरे पास खाने के लिए नहीं था तब भी मैंने एक सपना देखा था कि मैं कार लूंगी, एक दिन मैं कार लूंगी, और मैंने कार ले ली। 7 से 8 साल के अंदर अंदर मेहनत करके मैंने कार ली। वो भले ही मेरी छोटी बहन ने कुछ टाइम चलाई, फिर मैंने भी उस कार को चलाया। तो जो हम सपने देखते हैं और अगर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो हम पूरे करते हैं सच्चे दिल से। तो मैं ये भी मैंने करा, और इस तरीके से मैं आगे कंटिन्यू काम कर रही थी, बैडमिंटन खेल रही थी। फिर बीच में आप सभी को पता है जैसे कि 2020 में कोरोना का टाइम आया, उससे पहले मैं थाईलैंड खेल के आई थी और मैंने 5 किलोमीटर पुलिस लाइन में मैराथन की थी, जिसमें कि मेरे को हमारे अशोक कुमार डीआईजी थे उत्तराखंड के, उनके द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया। और जब मैं ये सब चीजें अचीव कर रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आया कि कोविड आ गया और मेरे को उस टाइम रुकना पड़ा। तो मैं सोच रही थी कि मैं जिन लोगों को रोज हर फ्राइडे जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और उन्हें बहुत सारे लोग भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आज तो बिल्कुल एकदम ब्लैक हो गया है और वो लोग भूखे होंगे जब उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। मुझे ऐसा अंदर से आभास हुआ। मैं घर में बैठी हूँ रोटी खा रही हूँ, लेकिन आज मैं उन्हें 1-1.5 साल से देकर आती थी, उनके साथ मेरा कहीं ना कहीं अटैच हो गया था।
वो बुजुर्ग लोग थे, बुढ़े थे, दिव्यांग थे, बच्चे थे। तो मुझे अंदर से एक अंदर आई भावना कि मैं क्या करूं। मेरे पे कुछ जो डोनेशन आया था उसमें से मेरे पे ज्यादा तो डोनेशन आता नहीं था, छोटा सा मेरा एक था सबको जोड़ के, तो 2,000 रुपये मेरे पे पड़े थे। अब मैं घर से भी नहीं बोल सकती थी कि आप मुझे हेल्प करो, क्योंकि घर में भी सब लोगों की इतना वो नहीं था कि वो सोचते थे, पैनिक थे कि हमें भी जरूरत पड़ेगी, और बीमार थे तो कैसे होगा, मैं बोल नहीं सकती थी। लेकिन मैं भगवान से ही बोल रही थी कि मैं उन लोगों के लिए क्या करूं, और मुझे बाहर निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो जब मुझे पता चला कि थोड़ी देर के लिए शॉप खुलती है, तो मैंने उनके लिए बिस्किट और बंद के पैकेट बनाए। और जो रास्ते से मैं गाड़ी लेके जाती थी, जहाँ मेरे लिए व्हीलचेयर के लिए बहुत बढ़िया था, वो रास्ते पे सब जगह पुलिस का पूरा था। मैं आउट रास्ते से 60 से 70 सीढ़ी वहां पे थी, और मैं किसी से हेल्प लेके उस सीढ़ी के पीछे बैक रास्ते से जाके, और जहाँ से पुलिस ना आ सके, जिस हॉल में वो थे उन लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करके आई, और उन्हें बोला आप साइलेंटली ये चीज ले लो और किसी चीज का हल्ला मत करो, ये चीज आप लोग लो। मैंने ऐसे करके उनको 1 से 2 बार वो चीजें दिलाई। और मैं हर रोज रात को 8-9 बजे चुपचाप जाती, अंधेरे में जाती, और मेरी छोटी बहन और एक मेरा भाई की तरह था वो भी, हम तीनों जाके, वो मुझे आगे ले जाते डर के मारे कि पुलिस पकड़ लेगी दीदी फिर क्या होगा। मैं कहती थी कोई बात नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने खाना खिलाने आई हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं उन्हें खाना खिला के पीछे के रास्ते से आ जाती थी चुपचाप, और वो सामान सूखा रात उन्हें देगी। लेकिन 2-3 दिन ऐसा चला, लेकिन मुझे भी उस सीढ़ी से जाने में कई बार ऐसा हुआ कि मिस हैपनिंग कोई बात हो गई तो मेरे चोट लग सकती है। तो 3 दिन रिक्स लिया। तीसरे चौथे दिन मैंने एक, मेरे पे बस डोनेशन खत्म ही हो गई थी, तो एक अंकल जी थे, कुछ पैसे जब मेरे पे बचे, तो मैंने उनसे कहा कि अंकल जी ये चीज आप सस्ती कर दो, मैं मतलब किसी को देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, सस्ती नहीं करनी, आप ये चीज सारी की सारी जितनी आपको लेनी है आप मेरी तरफ से आप दे दें। मैंने वो लिया, फिर मैंने उसको अपने सोशल मीडिया पे भी डाला, और पुलिस वालों से सबसे पहले मैंने पुलिस वालों को फोन किया कि मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मैं इतने साल से फूड फूड डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और मेरा उनके साथ अटैच है और वो लोग भूखे हैं, और मैं कुछ नहीं करूंगी, आपका जो भी कांस्टेबल है मेरे साथ चला जाए, मैं उनको वो फूड दे के वापस आ जाऊंगी, और कोई हम टच नहीं करेंगे, आपके रूल का जो भी है हम पालन करेंगे। आप सिर्फ मुझे सपोर्ट करें कि मेरे को मना मत करिए, कि वो नहीं, कहीं ना कहीं आप हमें बचा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बुजुर्ग एक्सपायर हो जाएंगे इस तरह भूख के कारण। अब तो वहां पे कोई आ भी नहीं रहा है, डोनेशन भी नहीं दे रहा है, सब आपने बंद कर रखा है। तो पुलिस वाले को कुछ आया, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं आप दीदी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जहां जहां भी मैं मतलब वो फूड डेली देने लगी। फिर राशन की मेरे पास किसी ने चावल रखने चालू करे, किसी ने दाल रखनी चालू करी। हम दोनों बहनें सवेरे 11 बजे उठ के लॉकडाउन के टाइम राशन की किट बनाते थे और देना स्टार्ट कर देते थे। और उसमें हमारा पुलिस वाले फुल सपोर्ट करते थे, हम 2 घंटे के अंदर जाते और राशन सबको डिस्ट्रीब्यूट करके आते, और ऐसे परिवारों में जाते कि जहाँ पे हमें पता था कि वो नीडी है, मतलब ये नहीं है कि कहीं भी राशन देना है। तो मैंने ऐसे करके 800 परिवारों को राशन की किट दी, जबकि मेरे पास डोनेशन था 2,000। और मैंने उस समय काम कर दिया लॉकडाउन में 3.5 से 4 लाख तक का, क्योंकि मेरे साथ समाज के लोग आ गए, वो बाहर नहीं आ रहे थे लेकिन अंदर से मेरे ऊपर विश्वास कर रहे थे कि ये लड़की कोविड में जाती है और बाहर काम करके आती है। और हम दोनों उसी काम को कंटिन्यू करते रहे, सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से करा। हम लोग ना सुबह खाना देखते थे ना कुछ, और हम कंटिन्यू काम करते थे। ऐसे मेरे अंदर सेवा भाव आने लगा, अंदर से ही मुझे इतना हो गया कि अब मैंने सेवा ही करनी है, लोगों को हेल्प करनी है। उसमें मुझे दिव्यांग लोग मिले, मेरे को जो मेरे पास डोनेशन आया मैंने व्हीलचेयर दिला दी, उसी में बैसाखी दिलाई, किसी को जो भी मेरे को लगा कि नीडी है, किसी को दवाई की जरूरत है। तो मेरा फिर धीरे धीरे नाम निर्जा देव भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट गवर्नमेंट रजिस्टर हो चुका था कोविड से 15 दिन पहले, और वो नाम से मैं कंटिन्यू काम करती चली गई। और आगे चल के जब दूसरा लॉकडाउन आया तब भी हमने इसी तरह टिफिन बना के घर पहुंचाए।
लोगों ने हमें कहा, हमारे घर वालों ने, सबने, कि आप दोनों कुछ हो जाएगा या यहाँ आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोग नहीं मान रहे हो। हमने कहा नहीं, हमारे साथ भगवान है और वो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन जो लोग भूखे हैं हम उन्हें खाना खिलाएंगे। तो घर घर जाके जो लोग बहुत रीच लोग थे जो नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों तक के घर में हमने कोविड में, जो बिल्कुल घर में उनके कोविड था, हम उनके घरों में टिफिन पहुंचा के आते थे खाने का, बाहर से बनवाते थे और करते थे। कंटिन्यू मेरी संस्था काम करने लगी, बच्चों की एजुकेशन पे काम करने लगी। फिर जब ये सब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, फिर हमारे मन में आया कि मुझे अब कुछ बच्चों को एजुकेटेड करना है। तो 40 से अभी हमारे पास 35 से 40 बच्चे हैं जिन्हें हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। 20 लेडीज हैं, सिलाई सिखा रहे हैं, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा भी कराते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी करा रहे हैं, सिलाई के क्षेत्र में भी करा रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और बच्चों का जो भी बैग, पेंसिल, कॉपी, जो भी वो स्कूल में उनको जरूरतें पड़ती हैं, टोटल उनके शूज हो गए, जैकेट हो गई, और हर तरह की सपोर्ट हम उन बच्चों को करते हैं संस्था के माध्यम से। इसी तरह मैंने स्वच्छता अभियान चलाया, स्पर्श गंगा के साथ जुड़ के मैंने जगह जगह सफाई अभियान करे। और मैंने मैराथन करती हूँ, जिसमें अभी शायद सर मेरे साथ होंगे, अश- श्री अशोक सर मेरे साथ हैं, जिन्होंने आज आपके मेरे को इस लायक समझा, और आपके यहाँ मेरे को सब बोलने का मौका मिल रहा है। मैराथन में मैं कंटिन्यू 3-4 साल से पार्टिसिपेट कर रही हूँ। 5 किलोमीटर में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। और बैडमिंटन मैं खेलती हूँ, मैंने एडवेंचर किया है, मैंने पैरासीलिंग की। अभी खेलो इंडिया में मेरा मेडल आया था दिल्ली में लास्ट टाइम। और मुझे इंडियन आर्मी से भी सम्मान मिला पिछले 2023 में। और मैं इस तरीके का जो भी मतलब समाज के लिए जो भी काम करती हूँ, तो मैं ये सोच के करती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं अपने लिए कर रही हूँ कि मेरे ही सब लोग हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर होता है। तो मैं हर काम को परमात्मा को समर्पण करके करती हूँ। इसी तरह अभी हमारा यात्रा सीजन चल रहा है, जो हम हर फ्राइडे फूड डिस्ट्रीब्यूट त्रिवेणी घाट पे करते थे। अभी हमने इसी वीक में हमने कम से कम 3-4 हजार लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो यात्रा के लिए अदर अदर सिटी से आ रखे हैं। कल भी हमने 500 लोगों को करा, उससे परसों 800 परिवारों को करा, उससे पहले और भी कंटिन्यू हमारा 5-7 दिन से ISBT है यहाँ पे बस स्टैंड जहाँ पे यात्रा चलती है, वहाँ हमने कर रहे हैं। और मेरे को इस तरह से अभी नगर निगम का, जैसे अभी आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पता था, ऐसे ही मेरे को नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्वच्छता अभियान में। और मेरे को आपके पैरा स्पोर्ट्स का मेरे को नेशनल लेवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मेरठ से। और कई ऐसे अचीवमेंट है जो अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किए थे। 1.5 साल से मैं बहुत ज्यादा बिजी रही, क्योंकि जब से मैं संस्था बच्चों को पढ़ा रही हूँ या ये काम करवा रही हूँ, तो थोड़ा मेरा बिजी रहता है। और आज बच्चे हैं जो हमारे पास, वो काफी अच्छे एजुकेटेड हो चुके हैं, और काफी अच्छा मतलब उनको हम अध्यात्म की भी शिक्षा देते हैं, पढ़ाई के एजुकेशन के साथ उनकी अदर एक्टिविटी, योगा, उन्हें योगा कराना, कराटे का कोर्स कराना, और भी कई तरीके के ऐसा होता है। कई तरह के कैंप हम लगाते हैं, जैसे कि आपका फिजिकल फिजियोथेरेपी का कैंप हो गया है, या किसी को मेडिकल कैंप हो गया है। इस तरीके के कैंप भी हम संस्था के माध्यम से कंटिन्यू करते हैं। और आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को आज सर ने ये मौका दिया। मैं इस तरह के कई इंटरव्यू दे चुकी हूँ, और कई लोग मेरे से इंस्पायर हैं। और मुझे राष्ट्रपति मैम से मिलने का, उत्तराखंड के जो 5 अचीवर थे, 5 अचीवर में उत्तराखंड के मेरे को राष्ट्रपति मैम से मिलने का शुभ अवसर मिला। ये 2022 की बात है, जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई थी। तो मैं अपने आदरणीय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिली थी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा मुझे कई बार सम्मानित कर दिया गया है, और SDM DM के द्वारा भी मुझे सम्मान दिया गया है। और हमारी संस्था कंटिन्यू इस तरीके का काम कर रही है। आगे भी हम जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें व्हीलचेयर दिला चुकी हूँ। अभी मैं कम से कम 300 से 400 लोगों को व्हीलचेयर दिला चुकी हूँ, दिव्यांग लोगों को। और सबसे बड़ा मेरा मोटिव होता है व्हीलचेयर दिलाने का, कि दिव्यांग को कौन सी व्हीलचेयर की जरूरत है।
बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं किसी का ऐसा नाम नहीं लूंगी कि वो उन्हें अच्छी नहीं देते, व्हीलचेयर देते हैं, लेकिन उन्हें किस व्हीलचेयर की नीड है ये वो देखना जरूरी होता है। तो मैं उसी व्हीलचेयर पे काम करती हूँ कि जैसे मैं अगर मतलब उनके लिए मैंने इंडियन स्पाइनल जो आपका दिल्ली का हॉस्पिटल है वहां से बात की है, तो उन्हें मैं 11,500 तक की जो एक ठीक चेयर आती है जिसपे कि वो अपना डेली रूटीन का काम कर सके, वो वाली व्हीलचेयर मैं उन्हें दिलाती हूँ और उन्हें उनके घर जाके उनकी काउंसलिंग करती हूँ, या अगर मैं घर नहीं जा सकती तो फोन से उनकी काउंसलिंग करती हूँ। और उन्हें उसके लिए व्हीलचेयर के लिए एक ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एक भैया हैं जो कराते हैं, उन्हें उनके घर जाके हम ट्रेनिंग कराते हैं कि वो अपना मोशन वगैरह पास करना है या कहीं जाना है वो कैसे उस पे अपने आप इंडिपेंडेंट शिफ्ट हो सकते हैं। ये हमारी संस्था का मेन मोटिव है दिव्यांगों के लिए काम करना, कि जो हम चाहते हैं कि वो खुद से मतलब सेल्फ डिपेंड हो सके। तो हमारे साथ एक है, हमारे साथ वो दिल्ली से आते हैं और वो इस तरीका का काम करते हैं कि जो भी दिव्यांग हमारी नज़र में उत्तराखंड में आता है हम उन्हें फोन करते हैं कि आप आके उन्हें ट्रेनिंग कराइए, वो ट्रेनिंग कराते हैं। व्हील चेयर हमारी संस्था दिलाती है और कुछ और तरीके की जरूरत होती है तो वो भी हमारी संस्था उनको हेल्प करने का प्रयास करती है। और अब हमारी संस्था ने एक नया कॉन्सेप्ट, अभी तक तो हमने 11,500 की चेयर दिलाई, ओल्ड पर्सन है उन्हें वो नॉर्मल चेयर जो इनवा केयर आती है वो दिलाई। अब हमारी संस्था ने इस बार जनवरी से एक कॉन्सेप्ट चालू करा है जो कि हर साल, जब तक मेरा बजट कम है, अगर बजट ज्यादा होगा परमात्मा की इच्छा है तो मैं आगे और करूंगी, लेकिन साल में 2 से या 1 चेयर मैं न्यू ओल्ड की दिव्यांग को दिलाने लगी हूँ जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। एक चेयर हमने अभी, एक लड़का है यहाँ पे छावन, उनको दिलाई है जिससे कि वो अपना खुद का सेल्फ डिपेंड कोई ना कोई काम कर रहा है, जो 1,09,000 की चेयर आती है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमने अभी अपनी संस्था में जोड़ा है कि हम महंगी चेयर दिलाएंगे और वो उनको सेल्फ डिपेंड बनाएंगे, कि जिससे वो अपना डेली का मोटराइज चेयर है वो वर्क कर सके। और कई तरीके के हमने काम किए हैं, क्राइम सेल के ऊपर करा है हम लोगों ने, संस्था से बहुत सारे डोनेशन, फूड डिस्ट्रीब्यूट तो आपको मैं बता चुकी हूँ, कपड़ों का भी हम लोग करते हैं, जगह जगह कपड़ों के कैंप लगाना, लोगों को, नीडी लोगों तक पहुंचाना। और भी बहुत बच्चों को स्कूलों में बेंचें दिलवाई हैं, बच्चों के पास जाके नोटबुक और बैग वगैरह दिलाना, लेडीजों को हर तरीके से उन्हें बताना कि आप किस तरीके से मतलब काम कर सकते हैं, लेडीजों के लिए सशक्तिकरण का काम करना। हमारी संस्था कंटिन्यू हर क्षेत्र में काम कर रही है, जहां मुझे जरूरतमंद लोग नजर आते हैं मैं करती हूँ, लेकिन मेरा मोन जो मेन मोटिव है वो है दिव्यांग के लिए, संस्था का भी मेरा मेन मोटिव दिव्यांग के लिए। और अब हमारी संस्था आप सबके आशीर्वाद से जल्दी बन जाएगी तो उसको और हम एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोलना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग मुझसे कुछ पूछें, मैं तो बहुत देर से बता रही थी कि कुछ पूछें तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है आवाज। बहुत हाँ। ही बढ़िया आपका कार्य है मैम। जैसे कि आपने कहा कि 8 महीने की थी आप, तब से आपको एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, और ये प्रॉब्लम के साथ जी कर, ये सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करके आज अपना खुद का एक रिस्पेक्ट एंड इंस्पायरेशन, मोटिवेशन आपने समाज के लिए एक नया दिशा दिया है। तो मैम इस सारे जर्नी में, जैसे आपने कहा, तो आज तक जितना भी आपका जर्नी हुआ है, इसमें सबसे खुशी का मौका कौन सा था, हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? मैं वैसे तो आप सही कह रहे हैं कौन सा था, लेकिन मेरे को जब बैडमिंटन मैंने खेलना चालू करा था वो मेरे लिए सबसे खुशी का मौका था, क्योंकि मैं बचपन से देखती थी सबको बैडमिंटन खेलते, और मुझे बैडमिंटन जब मैं खेलने के लिए बाहर रोड साइड पे भी जाती थी तो मैं सबसे ज्यादा खुश होती थी उस टाइम, बस सोचती थी कब 7 बजे और मैं बाहर जाऊं। वैसे तो मैं हर हर चीज में आप कहेंगे ना,
चीज को मैं खुशी से जीती हूँ। मुझे कुछ भी करने को मिले, एडवेंचर करने का। अब मैं क्या क्या बताऊं आपको, जब मैंने एडवेंचर किया तो मेरे लिए चैलेंजेस था कि उत्तराखंड में मेरे को पैराग्लाइडिंग करने के लिए मना कर दिया। मैं 2 बार गई, मैंने कहा उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा नहीं हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा मैं भी करूंगी, आप मना कर रहे हो ना, मैं करूंगी। और मैंने उससे भी जो बड़ी पैराग्लाइडिंग है, बीड व्हीलिंग हिमाचल, एशिया की, मैंने वहां जाके करी। उन्होंने भी एक बार करा कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, आपके पैरों में दिक्कत आएगी, आपके चोट लग जाएगी। मैंने कहा मुझे आएगी, मैं लिख के दे रही हूँ। और मैंने उसका रास्ता निकाला, मैंने पैर में चुन्नी बांधी और मैंने कहा आप जब लैंडिंग करेंगे ना तो तब आप बोलना। वो मुझे उस समय भी बहुत बड़ा, मतलब मैं आपको कितनी बार बताऊं, जैसे बैडमिंटन मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जिस दिन अभी पिछले साल पैराग्लाइडिंग करके आई तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसा लग रहा था मैं आसमान में उड़ रही हूँ और मेरी पूरी दुनिया मेरे अंदर है, मेरे को कोई किसी से कोई मतलब नहीं, और मैं अपने आप को बहुत खुश समझ रही थी उस टाइम पे। वो 20 मिनट मेरे लिए एक पूरी जिंदगी जी गई थी मैं, कि आज मैं ये चीज कर सकती हूँ। इतना बड़ा एडवेंचर मैंने किया है, जो लोग मुझे मना कर रहे थे कि आप नहीं कर सकते। तो अभी तो मुझे बहुत सारा कुछ करना है, ऐसा मेरे माइंड में है, अगर मेरा गॉड साथ देंगे तो मैं कौन सा पल आपको बताऊं, क्योंकि मैं कोई भी चीज करती हूँ तो मुझे हर चीज में एक बहुत बड़ी नई जिंदगी, मैं हर चीज को नया मानती हूँ कि आज मैंने ये किया, ये मेरी नई लाइफ। मैं आपको किस पल के और किस बारे में बताऊंगी, मैं किस में खुश होती हूँ। मैं हर चीज में खुश हो जाती हूँ बहुत ज्यादा, जब मैं कुछ भी अलग हटके करती हूँ। और सबसे बड़ा जो मेरा गॉड गिफ्ट है वो मेरी छोटी सिस्टर है, जो मेरे को पूरा सपोर्ट करती है, नुपुर गोयल। और मेरे ब्रदर हैं, मेरी मदर है, और सबसे बड़े मेरे भाई कृष्णा जी है, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। उन्हीं की वजह से मैं सब कुछ कर पाती हूँ। मैम, इसके अपोजिट व्हाट इज द बैड मोमेंट और वर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ? जो मेरे लिए बैड मोमेंट था, बैड मोमेंट तो बस मेरे लाइफ का वही सबसे बड़ा आया था, जिसे मैं घर में स्लिप करी थी और मेरी लाइफ में एकदम 2 साल बेड पे रही थी। उससे बड़ा बैड मोमेंट तो मेरे लिए आज तक कोई लाइफ में नहीं था, क्योंकि मेरा ड्रीम उससे पहले ये था, मुझे पोलियो था। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं जब घुटने पे हाथ रख के चल रही हूँ तो मैं इलाज करा रही थी और एक्सरसाइज करा रही थी, तो मैं ये सोचती थी कि मैं खड़े होके बिल्कुल सीधी चलूं, एकदम स्ट्रेट, जैसे सब नॉर्मल चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि मैं तो ये सोच रही हूँ इतने साल बाद मेरा इलाज हो रहा है, जब मैं 18 साल की हो गई मेरा इलाज हो रहा है, लेकिन मैं 20 साल तक होते होते मुझे खड़ा होना तो दूर, चलना तो दूर की मेरे को व्हीलचेयर पे आना पड़ा। वही बैड मोमेंट था मेरा। उससे बड़ा बैड मोमेंट कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ। या हम सोच रहे हैं हम खड़े होंगे और ठीक होंगे और हम और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन कोई नहीं, वो भी मेरे लिए पावर, आज मेरी व्हीलचेयर भी मेरी पावर है, मैं कहती हूँ। वो भी जैसे कि गॉड हाँ, की। जैसे कि मैम आपने कहा कि यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम आर्टिकल ऑफ पोलियो अफेक्टेड बॉय इन न्यूज़पेपर। और जैसे एक ऐसा आपके जीवन में आया और आपका जीवन बदलना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी तब से लेके आज तक जो भी आप कार्य कर रहे हैं, इस सभी कार्य में व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर एनर्जी एंड योर एंथुजियाज्म टू डू द वर्क फॉर सोसाइटी? मतलब किस तरह, थोड़ा आप मेरे को हिंदी में बोलिए जिसका मैं सही से आंसर दे सकूं। आपके पूरे कार्य में जो भी आप कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, तो इस समाज हाँ का जी। कार्य करने के लिए आपको जो भी इतना सारा आपकी एनर्जी है, इसके पीछे ये क्या सीक्रेट है कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं? इवन इन कोरोना पेंडेमिक लोग डर रहे थे बाहर जाने से, लेकिन आपने कहा कि मेरे साथ भगवान है, मैं तो जाऊंगी, मैं दूसरे के लिए कार्य करूंगी। तो ये सारी एनर्जी आती कहाँ से? और ये मतलब कंटिन्यूअसली बैलेंस रखते उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, तो ये इसके पीछे क्या सीक्रेट है?
ये जानना इसके जरूरी पीछे है हमारे लिए। ये सीक्रेट मैं आपको बता दिया। जो मेरा वर्ड है ना, शुरू से एक ही बात, भगवान। मैं गॉड पे बहुत विश्वास रखती हूँ। मैं गॉड से ज्यादा किसी पे मैं मानती हूँ कि जब मैं कुछ करने की मन में हल्का सा भी एक संकल्प उठाती हूँ कि मुझे कल इसको ये चीज देनी है, तो वो मेरे पास रास्ता आ जाता है खुल के। मैं सिर्फ सोचती हूँ और मेरा रास्ता बनता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरे को चला कौन रहा है? परमात्मा चला रहे हैं। और जो मेरे साथ बैठे हैं वो मैं अपने भाई मानती हूँ, कृष्णा जी, जिनकी मैं पूजा भी करती हूँ, उन्हें भाई भी मानती हूँ, सब कुछ वो मेरे हैं। तो मुझे उन पे विश्वास है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। और मुझे सिर्फ हेल्प करनी है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम ऐसा देखा है, जो कि मैंने बताया ना, मैं अगर आपको बताऊंगी तो बहुत लॉन्ग टाइम होगा। इतनी ज्यादा मैंने प्रॉब्लम्स उठाई है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उठाई है कि उस टाइम मैं सोचती थी कि कोई ऐसा हो कि जो हेल्प करे, लेकिन नहीं करता था। तो आज मुझे लगा है कि भगवान ने मुझे वो रास्ता दिया है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। सिर्फ मैं हेल्प करती हूँ, मेरे साथ क्या होगा या मेरे करुणा में मुझे क्या नहीं होगी। जो घर बैठे थे उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही थी जो घर में बंद थे। और मैं तो लोगों की हेल्प कर रही थी, मेरे साथ विश चल रही थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, फिट थी। मैं रोज जाती थी, 100 लोगों के बीच में जाती थी। जब लोग डरते थे कि हम भीड़ में खड़े नहीं होंगे, मैं जाती थी। जिन पुलिस वालों से लोग डरते थे, हमने अपनी संस्था से 140 पुलिस वालों को सम्मानित किया। मेरी संस्था ने फर्स्ट बार, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि किसी ने हमारे बारे में, गवर्नमेंट ने भी नहीं, जितना आपने सोच लिया 2 महीने के अंदर। तो सब कह रहे थे तुम पुलिस वालों के पास कैसे चली जा रही हो, पुलिस वाले को तो इस समय सबसे ज्यादा कितने लोग एक्सपायर हैं। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गॉड मेरे साथ हर टाइम है। मुझे ये विश्वास है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो गॉड है मेरे साथ हर टाइम, भगवान। इसलिए मुझे इतनी एनर्जी हर टाइम मिलती है। कभी मैं डिमोटिवेट होती हूँ, मैं हिम्मत हारती हूँ, तो मैं कहती हूँ भगवान वो आपकी इच्छा है कि अब आप नहीं कराना चाहते। और जब मेरे को हिम्मत आती है तो मैं कहती हूँ भगवान वो भी आपकी इच्छा है, आप मुझसे कराना चाहते हो। वो ही मुझे इतनी हिम्मत देते हैं। अब आप पूछेंगे आपका आज इंटरव्यू था, मैं सुबह से बहुत ज्यादा टायर्ड थी, क्योंकि मेरा एक आज इवेंट था, प्रोग्राम, जिसमें मैं आई। मुझे थोड़ा पेन भी हुआ बैक में आज बहुत ज्यादा, 5-6 घंटे हो गए थे। लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है मुझे आना है, तो हिम्मत किसने दी? भगवान जी ने। ये होता है, ये हिम्मत है। और मेरे साथ भगवान है, मेरे को मालूम है आगे भी वो मेरे साथ रहेंगे, और मेरा पूरा मैं उन्हीं के भरोसे पे हूँ। और मेरी छोटी बहन भी, दोनों, हम दोनों को हिम्मत मिलती जाएगी। हम ऐसे ही करते जाएंगे। और अच्छे बुरे एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आते हैं, जिनके लिए हम हेल्प करते हैं, उनसे कई बार मुझे बुरे एक्सपीरियंस आते हैं, तो मैं डिमोटिवेट होती हूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसमें अच्छे भी है ना, हम उनको क्यों पनिश करें उसके लिए? वो बुरे जो सोच रहा है वो उसका काम है, लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं वो हमारा काम है। आपको मैं अपना छोटा सा एक वो दिखाती हूँ। मेरा ये रूम है जहाँ पे मेरे अवार्ड लगे हैं, आप देखिए। बहुत बढ़िया है। ये देखिए आप। बिट्टू, एक मिनट ये वेरी आपका ये इंस्पायरिंग। राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति मैम है, और या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये धामी जी, इनके साथ वाह। ये सारे मेरे अवार्ड है। ये आपके उत्तराखंड पुलिस से भिक्षा नई शिक्षा पे मेरे को अवार्ड मिला, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। बेटा ये निधान। बहुत बढ़िया। और ये आपके दिव्यांग उस पे मिला। कुछ दिनों में तो आपका पूरा घर ही अवार्ड से भर जाएगा। इसके आधे अवार्ड मेरी शौक के हैं, इससे ज्यादा। बढ़िया। ये इधर मेडल, नीचे मेडल। वाह।
ये मेरा छोटा सा है भी अचीवमेंट है, और इतने ही अवार्ड मेरे शॉप पे भी हैं। बढ़िया बढ़िया। ये मेरे घर वहां पे भी लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा कार्य है आपका, और प्रेरणादायी कार्य है। मैं हमारे मेंटर भावना ताई जी है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना फीडबैक दे, फिर हम सभी के लिए मंच खुला करते हैं। और आखिरी में आपके सिस्टर से भी बात करेंगे कि उनको भी, जो आपको इतना सारा सहकार्य कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ सुनेंगे। भावना ताई। बिट्टू, बिट्टू आने अपने। भावना ताई। आपने भी आना, थोड़ा आना। अशोक बांसे सर। हाँ, सर को तो आप मिला दीजिए, सर से तो आप ऐसे ही बात हो जाएगी। मैडम नमस्ते। हम्म। नमस्ते आप सबको सर। प्रणाम। मैडम आपने बहुत अच्छा, यानी सब दिव्यांगों के लिए प्रेरित किए, बहुत अच्छा गाना किए। मुझे थैंक यू। आपसे एक ही बात पूछना था। आपने जो पहला गाना गाया गिटार वाला जो बताया ना आपने, तो थोड़ी एक लाइन सुना दीजिए बस। और आगे आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो। बोलिए मैम, बोलिए। मैंने पहला गाना गाया था ए मेरे हम सफर। वो बहुत टाइम हो गया, अब तो कम से कम 8-10 साल हो गए उसको। वो गाना गाया था मैंने गिटार के ऊपर, जब 500 लोग थे। गाना नहीं गा पाऊंगी बस, मेरे को अब तो बस प्लेयर हुए हैं। ओके ओके, ठीक है मैम। हाँ। हाँ जी। डॉक्टर सुनीता मैम, कृष्ण पाटिल सर। भावना ताई। ठीक है। हाँ बोलिए डॉक्टर सुनीता मैम। हाँ मैडम, आपकी स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल थी, सबको इससे बहुत फायदा होगा। आपका स्ट्रगल भी आपका काफी, अम, मतलब उसमें से आप उसके ऊपर मात करके आप इतनी यहाँ तक पहुंचे, आपको सैल्यूट करना पड़ेगा इसके लिए। थैंक यू मैम, थैंक। अ, और आगे भी ऐसे ही आप तरक्की करें, बहुत आगे तक पहुंचे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम तो मैडम हाँ एक बोलिए मिनट। भांसे। मैडम ये ग्रुप, ये संकल्प फाउंडेशन के जो भी देखने वाले होता है, उनको आप ऋषिकेश में आमंत्रित कीजिए, और आपका कार्य भी देखने को मिलेगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो भी ग्रुप में देख रहे हैं, आप जरूर से हमारे यहाँ आइए, आपका वेलकम है। और हम आपके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट करेंगे, आप लोग जरूर से आइएगा प्लीज। मोस्ट वेलकम है आपका। जरूर मैम, सभी कोशिश करेंगे। और जो डॉक्टर सुनीता मैम है, उनके एनजीओ के तरफ से आपने जो अभी जिक्र किया, पैराग्लाइडिंग, दे आर इंस्पायरिंग एंड फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन, उनके लिए वो सारे एडवेंचर कैंप्स अरेंज करते हैं। उनका खुद का, उन्होंने उनके एनजीओ के माध्यम से ऑलरेडी ये काम शुरू किया है महाराष्ट्र में। वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकेंगे। मुझे जहाँ तक मालूम है, मैंने कहा, जो दिक्कतें बाकी लोगों के आती है, इसलिए उन्होंने खुद ही उनके एनजीओ के माध्यम से ये काम शुरू किया कि जो भी एडवेंचर करना चाहता है डिफरेंटली एबल पर्सन, तो उनके लिए वो ये सारा अरेंजमेंट करते हैं महाराष्ट्र में। सॉरी सर, आपकी बात वो कर रही हूँ। मैम से बोल दीजिए मेरी ना स्काई डाइविंग और बुक करवा दें। डॉक्टर मेरा लास्ट। सुनीता मैम। मैम हाँ मैडम, प्लीज। आपने आपने पैराग्लाइडिंग किया है, यहाँ पैरा मोटरिंग एक अच्छी बात है हाँ, हैंडीकैप के लिए। अब मुझे स्काई डाइविंग करनी है मैम। हाँ, स्कूबा डाइविंग भी करते हैं यहाँ नहीं, पैराप्लेजिक। स्कूबा स्कूबा भी करनी है, और मेन
स्काई डाइविंग, हाँ। स्काई जो प्लेन से जंप लगाते हैं, स्काई डाइविंग, वो मेरा ड्रीम है। ये जिप लाइन का है। नहीं, स्काई स्काई, लाइन। मैम, स्काई डाइविंग वो होती है जो प्लेन से जंप लगाते हैं, 25,000 इधर मीटर तो की। वो नहीं है फैसिलिटीज अवेलेबल। ओके। यहाँ पैरामोटरिंग है, स्कूबा डाइविंग है, और स्कूबा, पैराग्लाइडिंग है, और जिप लाइन है, जैसे रोपवे रहता है ना वैसे। जिप लाइन तो मैंने करूंगी, अभी हमारी बात हो रखी है, और बस स्कूबा करनी है, स्कूबा के लिए आपके पास आ जाऊंगी। हाँ हाँ, जरूर जरूर, वेलकम। हाँ जी। ओके। ओके मैम। थैंक यू डॉक्टर सुनीता मैम, कृष्णा पाटिल सर, सारिका मैम, भावना ताई। कृष्णा पाटिल सर, आप अनम्यूट कीजिए ताकि बात कर सकें। 2 मिनट के लिए हेलो। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, मैम का जो विजन और काम करने का जो तरीका है ये बहुत अच्छा है। और मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, इससे मेरे को पूरा इनका नहीं मालूम हुआ, लेकिन मैं लेट तक जो टाइम मिलेगा तो मैं उस तक जरूर सुनूंगा। लेकिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम को कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और वो जो दिल से कर रहे हैं ना, तो हम सब हैंडीकैप लोग को बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं इतना ही बोलता हूँ, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू, आगे चला। थैंक यू। शुक्रिया कृष्णा पाटिल सर, सारिका मैम, भावना ताई। हाँ बोलिए। मेरे को कह रहे हैं सर? अनम्यूट किया ना सारिका नमस्ते। माया। हाँ बोलिए वो। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। मैडम बहुत ही इंस्पायरिंग आपका जर्नी था, बहुत ही। और ये सारे जो आपके अचीवमेंट हमने देखे, मेरी तो आंखें चकाचौंध हो गई। अब इससे आगे हम और आपको और क्या पूछ सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मैडम। थैंक यू, आगे ही आप थैंक यू। ऐसे ही अचीव करते रहे। मुझे बस आप सबकी शुभकामनाएं, सबकी साथ चाहिए, जितने भी मेरे साथ के भाई बहन हैं और भी लोग हैं, बस वो मेरे साथ ये विशेष रखें कि मुझे भगवान जी हिम्मत देते रहें, और मैं आगे लोगों की अच्छे से हेल्प करती रहूं, दिल से करती रहूं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल होगा। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू बाय। सारिका मैम। भावना ताई, अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो बात कीजिए, नहीं तो फिर हम समापन के तरफ जाते हैं। डॉक्टर नीरजा मैम बहुत ही इंस्पायरिंग एंड जैसे कि कहते हैं ना कि एक जो भी आपने चैलेंज लिया उसे, वो चैलेंज एक्सेप्ट करके उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला, और अपने आप को वहाँ पर एक दूसरों के लिए रास्ता कैसे बनाना चाहिए ऐसे आपने खुद जीना सीख लिया, और जीते रहिए, और अभी वही करते हो। और आप जैसे कहते हो कि मैं सब में भगवान देखती हूँ, ताकि मैं भगवान के लिए कार्य करती हूँ। तो दिस इज अ वेरी मोटिवेशनल एंड एनर्जेटिक फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट। तो हमारे लिए नहीं, लेकिन जो भी ये सारा प्रोग्राम देखेंगे वो सभी के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायी कार्य है। और ऐसे ही आप आगे भी दूसरों के लिए इतना सारा जो आपका कार्य शुरू है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और जो जो आपके ख्वाब है, और जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े सपने देखने हैं और उससे अचीव करने के लिए कार्य करना है, तो ये बहुत ही बड़ी बात आपसे हम सीखे। और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे वेबिनार का
मकसद यही है कि आप जैसे लोग जो ऑलरेडी अपने क्षेत्र में मास्टर ब्लास्टर है, तो आपसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोग एक नई दिशा ले सकते हैं और खुद में बदलाव ला सकते हैं। जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि व्हाट इज माय फिजिकल डिसेबिलिटी, उसके ऊपर मैं जीतना चाहती हूँ। और आपने अलग अलग तरीके से कि बैडमिंटन का ग्राउंड नहीं मिल रहा है फिर भी करना शुरू किया, और आज नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स सिर्फ खुद के लिए नहीं तो हमारे देश के लिए भी मेडल्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये ताकत है, जब कोई बड़ा ख्वाब देखकर उसके पीछे दौड़ना है। तो दिस इज वेरी मोटिवेशन फॉर all the peoples, not only different level but all normal people also। ये बहुत बढ़िया आपका मतलब सिर्फ सोचना नहीं है तो करके दिखाना है कि मुझे ये सब करना है। तो ये आपने करके देखा, और जैसे आपने कहा कि शुरुआत तो बड़े होने के मतलब एज अ एल्डर पर्सन इन फैमिली इन सिबलिंग्स, आपने खुद को सिद्ध किया, और जो भी बिजनेस है फैमिली बिजनेस उसको बढ़ाते गए, और आज वो सारा स्टेबल करके देख रख दिया। तो ये ताकत है कि बड़े ख्वाब देखना है और उसके पीछे दौड़ना है। ये सारी चीजें आज आपसे सीखने को मिली, और मैं हमारे पूरे टीम के तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपसे आगे भी संवाद में हम रहेंगे। जाते जाते आपसे एक मैसेज, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सिस्टर अगर बात करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। वो उनको नींद में रिक्वेस्ट है, वो नींद में है, बात हो गई, नींद में है वो। मैं बस आप सबके लिए एक मैसेज दूंगी कि सभी के लिए, जो मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं और जो लोग निराश हो जाते हैं, हौसलों के तर्कस में, हौसलों के तर्कस में उम्मीदों का वह तीर जिंदा रखो, उम्मीदों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। बस ये आप सबके लिए एक मैसेज है, इसमें सभी कुछ आ जाता है, आप समझिए। बहुत बढ़िया और मैम। सिस्टर मेरी नींद में है, तो कह रही है अच्छा, कि हाँ, आज हम लोग बाहर थे सुबह देहरादून, हमारा ओके ओके, अवार्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज के ये सत्संग के समापन करते हैं। और फिर से अगले मंडे को आपके जैसे महानुभाव से हम फिर से मिलेंगे। तो एक छोटी सी प्रार्थना लेकर हम समापन के तरफ जाते हैं। फिर से एक बार मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथिया सूख सर का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आपके लिए प्लेटफॉर्म दिया, और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। एक छोटी सी प्रार्थना से हम आज का समापन करेंगे। जी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम शांति शांति शांति। आज सही में बुद्ध पूर्णिमा है, और आपने जो भी बातें कही मैम, जो ये मंत्र में लिखा है कि सभी की जानकारी लेना चाहिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि मेरा जो ज्ञान है वो हर बार बढ़ाते जाना है। दूसरी बात कि सभी के लिए प्यार करना है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म क्या है, तो सभी से प्यार करना है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है। और तीसरी बात जो इस मंत्र में लिखा है कि संगम शरणम गच्छामि, अगर मेरे जैसे लोग कोई काम में जुड़ जाते हैं तो पूरा
समाज भी हमें साथ देता है। जैसे आपने उदाहरण दिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने शुरुआत की तो बहुत सारे लोग आ गए। तो ये आज सच में आप में आपसे प्रेरणा लेकर कि सच में जो भगवद गीता में भी लिखा है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग कैसे होना चाहिए, आपसे ये आपके जीवन में बार बार दिखता है हमें, इतने मैं कहूँगा। और आज के सत्संग की हम समापन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।